एमक्यूएम पाकिस्तान में नई लीडरशिप का फैसला हो गया तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। अल्ताफी टच यानी अल्ताफ हुसैन टच कहां पर आया है और किसने देने की कोशिश की या ये फिर इत्तफाक किया है, बड़ी खबर देने वाला हूं। जलसागाह में कितने लोग थे, लेकिन एक वक्त में दो जलसे, और किसके जलसे? एक तहरीक इंसाफ का जलसा और एक एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा, एक ही शहर में एक ही वक्त। मौलाना तारिक जमील और फिर नई वारदात क्या डली है, अहम खबर। क्या आपके अब्बा का नाम है? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी और तरफ जाने का फैसला कर लिया है? सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, जुल्म की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कराची में कौन रैली निकालने वाला है और किसकी आमद हुई है दुबई से, खबर है। दरख्त पर लटकी 3 लाशें किसकी थी, सब दहल कर रह गए। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं तहलका अंगेज खबर, और जादूगर ने लाई है बड़ी खबरें, और वो बड़ी खबरें कि जो कि तहलका मचा देगी। कराची शहर में 2 बड़ी सियासी जमातों का जलसा हुआ एक ही वक्त, एक ही दिन। एक तरफ थी एमक्यूएम पाकिस्तान और एक तरफ थी तहरीक इंसाफ, और दोनों में क्या जाहिर करने की कोशिश की और किसके जलसे को ज्यादा ताकत मिली, एक बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको देने वाला हूं एक और खबर कि ये अल्ताफ हुसैन टच की बात कहां पर आई है और किस तरीके से की गई है, ये भी एक अहम खबर। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब किसे लीडरशिप करार दिया और कौन दुबई से आ चुका है, एक तहलका अंगेज खबर भी देने वाला हूं। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और सबसे अहम खबर की तरफ चलते हैं और फिर बहुत सारे अहम मौजुआत पर खबर को देता हूं। सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर, कल कराची शहर में 2 बड़े जलसे हुए। 2 सियासी जमातों ने अपनी ताकत का इजहार किया है, और पहली सियासी जमात है एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी और का नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ही एक और जलसा हुआ है तहरीक इंसाफ का, और वो कहां पर हुआ है, ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन पहले एमक्यूएम पाकिस्तान के जलसे से बात करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा, जिसे अगर ये ना कहा जाए तो इनकार होगा कि उस जलसे ने कई नई सिमतों की तरफ आगाज किया है। यूं तो ये जलसा एक सिर्फ सुरजानी टाउन के लिए रखा गया था और तमाम की तमाम आवाम को सुरजानी टाउन से ही दावत दी गई थी। इस बार एमक्यूएम का जलसा इस तरह का नहीं था कि पूरे शहर से लोग आए, लेकिन सुरजानी टाउन का ही ये जलसा इनेकाद किया गया था। और कामरान टेसोरी साहब यानी कि भाईजान इसमें मेन मरकजी किरदार थे। इसकी सबसे अहम वजह जलसे की ये रखी गई थी कि एमक्यूएम को जो फंड आ रहा है वो किस तरीके से इस्तेमाल होना है और वहां पर उसका आगाज करना था। खासतौर पे ये डॉक्टर फारूक सत्तार का हल्का है। कल हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें उस पर मुख्तसर गुफ्तगू इसलिए की थी क्योंकि मेन जलसा खत्म हुआ था और एन हमने उसी वक्त गुफ्तगू की थी। अब हमारे पास आई है बहुत सारी तफसीलात। सबसे पहले इस जलसे में शरीक कौन कौन हुआ, ये बड़ा अहम नुकता है। इस जलसे में एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत यानी कि डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, एमक्यूएम के एमपीएस शरीक हुए, और उसके साथ साथ वहां पर एक स्टेज जो लगाया गया था उसके मुताबिक वहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने यह दावा किया था इब्तदाई तौर पर कि हमने करीबन 6000 कुर्सियों का एहतमाम किया है और तकरीबन 1500 से 2000 खवातीन को नीचे का सिटिंग एरिया हमने रखा हुआ है। इस तरीके से एमक्यूएम ने जो दावा किया था इब्तदाई तौर पर वो उनका यह था कि हमने तकरीबन 8000 लोगों के सिटिंग का अरेंजमेंट किया है, ये उनका दावा था। अच्छा, अब जब इसमें बात को हकायक को सामने रखते हैं
उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये दावा किया कि बहुत बड़ा मजमा है और उनके जो आदाद व शुमार उन्होंने दिए उसके मुताबिक करीबन 15,000 के करीब लोग थे। ये एमक्यूएम पाकिस्तान का दावा है, जबकि उनके जो मुखालफिन जो एमक्यूएम पाकिस्तान का ही एक अलग ग्रुप है और जिसके आप एक पीएसपी फैक्टर भी कह सकते हैं, वहां से जो इतलात आई उन्होंने कहा कि 6,000, 7,000, 5,000, 6,000, 7,000 के करीब होगा। जबकि मुख्तलिफ और न्यूट्रल जराए यानी कि और जो है पुलिस काम है उनका कहना था कि यह मजमा करीबन 11,500 से 12,000 के करीब था। तो अब जो इन तमाम के आदाद और शुमार का एवरेज अगर रखा जाए तो इसमें जो सिटिंग एरिया के साथ साथ अगर उठने बैठने वालों को कहा जाए तो करीबन कोई 8,000 के करीब ये फिगर एवरेज निकलता है। औसत सबके दावों को अगर हम ले लें और उन दावों से अगर हकायक को समझने की कोशिश करें तो ये 8,000 है। सुरजानी टाउन के हिसाब से ये 8,000 का मजमा एक बड़ा भारी मजमा कहलाता है। मगर अब उसके साथ हुआ क्या जरा सा मैं आपको एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। हुआ ये कि इसमें पीएसपी की क़यादत तो नहीं आई, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने बाजू पर ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया। अब इस सारे में एक नया मामला शुरू हुआ और सबसे बड़ा मामला यहां से शुरू हुआ कि जो कामरान टेसोरी साहब जो इसके मेन चीफ गेस्ट थे यानी कि गवर्नर सिंह यानी कि भाईजान, अब भाईजान का मामला यह हुआ कि भाईजान ने यहां पर बिल्कुल वीडियो खिताब किया और कुछ अल्ताफ हुसैन टच आने की कोशिश हुई और उसकी वजह से उनकी जो तकरीर और जो एमक्यूएम का लबो लहजा था वो बिल्कुल आपको वही फील हुआ कि जो उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया वो भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका इंट्रोडक्शन था। ये एक वीडियो खिताब था और वीडियो खिताब का जाहिर सी बात है कि ये कराची के शहरी, हैदराबाद के शहरी ऑडियो वीडियो खिताब से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है कि जो कि 2016 में ताफ़ुज़न साहब का हुआ करता था। लेकिन ये एक ज़िमनी सी बात है। मगर इस सारे खिताब को अगर आप देखिए और इस खिताब के बाद की सूरत हाल को देखिए तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश ये की कि जो एमक्यूएम के फैक्टर्स हैं, मैं आपको लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, फारूक सत्तार साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, इन तीनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए और इन तीनों के लिए बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो दर हकीकत उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात देने की कोशिश की कि जनाब हम तीनों एक साथ मौजूद हैं और उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान की यकजहती पर बात की। लेकिन सूरत हाल हो गई टर्न और इसमें आ गया नया टर्न और नया टर्न ही आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। इसके बाद एक न्यूज साइट है और इसका नाम है सिटी न्यूज 021। इस सिटी न्यूज 021 की तरफ से ये एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है, एक न्यूज़ का खबरों का। मेरे ख्याल से कराची का कोई ऐसा शहरी होगा जो इस प्लेटफॉर्म को नहीं जानता, यानी सिटी न्यूज 021 को नहीं जानता। अब हुआ ये कि सिटी न्यूज 021 ने एक पोल करवाया और उस पोल को करीबन कोई जलसे से आप यूँ समझे कि 18 घंटे के बाद एक अवामी रायनामा के लिए एक हफ्ते की रात को जलसा हुआ था, 12 बजे जलसा खत्म हुआ था और उसके 18 घंटे बाद कोई 5, सवा 5 बजे के करीब उन्होंने एक पोल डाला। उस पोल में ये डाला कि एमक्यूएम पाकिस्तान का इस वक्त सबसे मशहूर लीडर कौन है। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, हमने एमक्यूएम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर एमक्यूएम का लफ्ज़ हो तो उसमें फिर हम अल्ताफ हुसैन साहब भी, आफाक अहमद साहब भी, दीगर लोग भी इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की बात हो रही थी तो उसमें ये बात का फोकस किया गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कौन से लीडर इस वक्त अवाम में मकबूलियत रखते हैं। इनमें ज़ाहिर है 3 बड़े नाम हैं, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दूसरा नाम मुस्तफ़ा कमाल साहब और तीसरे नंबर पर सिटी न्यूज़ ने रखा कामरान टेसोरी साहब को। मगर एक बड़ा मामला हुआ और एक अवामी रायनामा के हवाले से एक बड़ा नया इजहार सामने आया और वो इजहार ये सामने आया, खास तौर पर आप ये देखिएगा, ये तहलका अंगेज़ मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो अब तक नहीं देखा गया था, जो मिजाज अब तक नहीं देखा गया था वो सामने आया है। अब मैं इसमें मैं एमक्यूएम की बकाया क़यादत की बात नहीं कर रहा, यानी कि मैंने एमक्यूएम लंदन को उन्होंने शामिल नहीं किया, उन्होंने आफाक अहमद साहब को शामिल नहीं किया, सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान की बात हो रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान में इन 3 लीडरों में जो बड़ी ही अहम देखी गई, और सिटी न्यूज़ 021 ने तो कामरान टेसोरी साहब को तीसरे नंबर पर रखा था, लेकिन हुआ यह है कि एक बड़ा हैरत अंगेज रुझान ये देखा गया कि उनके वोटों की तादाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के वोटों से और मुस्तफ़ा कमाल के वोटों से बहुत ज़्यादा नहीं, 100% ज़्यादा है। 100% का मतलब ये है कि जहां पर इस वक्त जब हमने इस डेटा को देखा तो इसके मुताबिक कामरान टेसोरी साहब 2000 वोट पर हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब 800 वोट पर हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उससे भी कम वोट पर हैं।
बात क्या नजर आ रही है या बात क्या समझ में आ रही है? क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर होने वाला ये जलसे और क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर कामरान टेसोरी साहब की मकबूलियत इस वक्त क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब से और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से ज़्यादा हो चुकी है, और क्या अब उनको ज़्यादा मकबूल लीडर तस्वुर किया जा रहा है? ये एक पोल है। अब इस पोल को हमने चेक करने की कोशिश की। इस वक्त आपको मालूम है कि व्हाट्सएप पर वोट्स नहीं लग सकते, यानी कि जाली वोट कास्टिंग या पैसे देकर वोट कास्टिंग नहीं हो सकती है। तो क्या इनकी टीम ज्यादा मजबूत है और क्या अभी भी इनकी टीम ज्यादा काम कर रही है? और उसके बाद एक नया आंसर देखा गया। उसके बाद ये देखा गया कि जो पीएसपी के जो फैक्टर्स हैं उसने मुख्तलिफ जगहों पर ग्रुप्स में अपने मैसेजेस दौड़ाए और उन्होंने कहा कि जनाबे वाला इनकी जो है वो वोटिंग की जाए मुस्तफ़ा कमाल साहब की, और उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये खबर चलना शुरू हुई और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की वोटिंग शुरू हुई। वरना मुस्तफ़ा कमाल साहब 200 के करीब मौजूद थे और उसके बाद एकदम वो 800 के करीब आए और कामरान टेसोरी साहब के वोट फिर भी 100% ज़्यादा, यानी कि 2000 के करीब रहे। ये क्या नया टर्न आ रहा है? और क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की अब वो मकबूलियत का एलिमेंट नहीं रहा है? अब वो एलिमेंट नहीं रहा है, लेकिन अब नई चीज इसमें सामने आई है और अब इसी में ही एक तहलका या खबर ये थी, मैंने आपको दी थी कि क्या अनीस कायम खानी साहब भाईजान के प्रोग्राम में आएंगे या नहीं आएंगे। अब आइए हमारे पास एक नई खबर और एक नया आंसर कि अनीस कायम खानी साहब दुबई से आएंगे या नहीं आएंगे। अब मैं आपको देने वाला हूं बड़ी अहम खबर, लेकिन इस खबर के पीछे छुपी एक और नया खेल भी, और उस पूरे खेल को मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि होगा क्या। मगर जब मैं खबर दे रहा हूं तो यकदम जो है वो मेरे जहन में मेरे सामने एक और खबर आई। कल एक बहुत अफसोसनाक सानिया पेश आया और यकीन मानिए दहल कर रह गया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा ही अजीब और गरीब वाकया देखा गया, यानी कि आप ये समझिए कि मैंने ऐसा मंजर फिल्मों में जरूर देखा होगा मगर कभी भी जिंदगी में अपनी ऐसा मैंने अपने यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। कल एक दरख्त से 3 नौजवानों की लाशें लटकी हुई थी। थरपारकर का इलाका, जहां पर यानी कि कराची सिंध का इलाका, कराची से बहुत ज़्यादा करीब, वहाँ पर 3 नौजवानों की लाशें बाकायदा दरख्त से लटकी हुई थी। जब वहाँ के इलाके के लोगों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने देखा कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं थे। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। इन तीनों का ताल्लुक जो है वो हिंदू कम्युनिटी से है और ये एक बड़ी अहम खबर के तौर पर सामने आ रहा है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर क्या मामला आता है कि गुज़िश्ता कई दिनों के अंदर सिंध हुकूमत बड़े दावे करती है, लेकिन थरपारकर जैसे इलाके के अंदर खुदकुशी और इस तरह के कत्ल में इजाफा हुआ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स ये बात जाहिर कर रही है कि यह इंसानियत में इजाफा हुआ है और ये वक्त के साथ साथ इसमें तेजी आती जा रही है। अब इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर भी मैं आपको दे देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जब एमक्यूएम का जलसा हो रहा था उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कराची में जलसा किया। कई अहम सवालात हैं, लेकिन एक और खबर भी मैं आपको देता चलूं और बड़ी अहम खबर ये कि इस वक्त आपको मालूम है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं बड़े जद में आए हुए हैं और मौलाना तारिक जमील साहब ने एक खातून का निकाह करवाया, यानी कि नबिहा का निकाह करवाया, और उसमें मौलाना तारिक जमील साहब काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार है। मौलाना तारिक जमील साहब बिल्कुल उनके कांधे से कांधा लगा हुआ था नबिहा साहिबा का, और उसके बाद जो मौलाना तारिक जमील साहब का हाथ था वो क्या कहते हैं उसको, पैर पर था, उनके नबिया के पैर पर था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये किस तरह की शरीयत है, किस तरह के मामला है। तो मेरा ख्याल है मौलाना तारिक जमील साहब ज़रा सा आज़ाद ख्याल किस्म के आदमी हैं, तो वो इस तरह का हो जाता है, इसमें इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रिलीजियसली जिस कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि हम असला उठा के पंजाब में लड़ेंगे। उन्होंने अपना जिक्र किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। ये वीडियो फेक वीडियो है, ये वीडियो एआई से बनाई गई है और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी तौर पर भी असला उठाने की मुखालफत की है पाकिस्तान के अंदर। मैंने इस हवाले से बात की और मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये वीडियो नहीं है, बल्कि ये एआई जनरेटेड पंजाबी में एक वीडियो है कि जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जिक्र किया जा रहा है कि वो असला उठाएंगे। उन्होंने शिद्दत से इसका इनकार किया और फिर मुझे वहाँ से ये भी बात पता चली कि अगर आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें
تو جو موقف تحریک لبیک پاکستان کا ہے وہ موقف اس ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اور کالعدم جماعتوں کے لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا انداز گفتگو بالکل اسی طریقے سے تھا۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے اس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی ایسا ونگ، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے، صرف اور صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے انہیں پھنسانے کے لیے۔ اگلی خبر کی یہ 27ویں ترمیم 49 ترامیم آ رہی ہیں 27ویں ترمیم میں، جس میں آئین میں تبدیلی کر کر اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر 51 آ جائے، 100 ترامیم آ جائے، 200 ترامیم آ جائے، آپ اور میں کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پی ٹی آئی جیسی اپوزیشن جماعت بھی جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ اب آپ ایسا کریں، رات 8:30 بجے اٹھ کر آپ چھت پر جائیں اور چھت پر آپ یہ کہنا شروع کر دیں، اس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ لیکن اس کا اگلا مصرع جو ہے نا حبیب جالب کا، وہ یہ لوگ نہیں کہتے، اور وہ مصرع کیا ہے کہ میں بھی منصور ہوں کہہ دو غیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، جہل کی بات کو، ظلم کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا کہ میں بھی منصور ہوں کہہ دو غیار سے، اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، یہ میں بھی منصور ہوں کہہ دو غیار سے، اس پہ یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ وہ احتجاج کرتے ہیں کہ جو لمیٹڈ ہو، لمیٹڈ سمجھے، جو کمپرومائز احتجاج ہو۔ تو یہ پہلا مصرع تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں لیکن دوسرا نہیں پڑھتے، اور ہم نے جب بھی یہ مصرع پڑھا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ لیکن خیر اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ تھی کہ ایم کیو ایم کے جلسے کے ساتھ تھی پی ٹی آئی کا جلسہ کراچی میں ابراہیم حیدری کے مقام پر۔ کیا پی ٹی آئی کو کراچی میں جلسوں کی اس طریقے سے اجازت ہے؟ تو میرا جواب ہوگا ہاں، پی ٹی آئی اپنے کراچی میں جلسوں کا انعقاد کر رہی ہے۔ ابراہیم حیدری میں انہوں نے جلسہ کیا، میری معلومات کے مطابق ان پر اس طرح کی پابندی سندھ کے اندر نہیں ہے جس طریقے سے پابندی الطاف حسین صاحب پر یا تحریک لبیک پاکستان پر ہے۔ الطاف حسین صاحب کی تو ظاہر ہے کسی بھی چھوٹے سے مجمع پر بھی پابندی ہے، ان کے جو 2 لاپتہ افراد ہیں ان کا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے، اور ابھی تک وہ سلسلہ ان کا بدستور اس طریقے سے جاری ہے۔ تو الطاف حسین صاحب پر جس طرح کی پابندی ہے اس طرح کی پابندی اس وقت تحریک انصاف پر نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے نہ صرف ابراہیم حیدری کے اندر اپنا جلسہ کیا بلکہ اس کی تشہیر بھی کی، اس پر ان کے تمام مرکزی رہنما بھی موجود تھے، تمام صوبائی رہنما بھی موجود تھے، مرکز سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگلے ہفتوں میں گئے ایک تحریک انصاف کراچی میں، اور بقول میں اگر یوں لفظ استعمال کروں کہ سندھ کے اندر بڑی آمد کی اطلاعات دے رہی ہے۔ اطلاعات یہ میرے پاس آ رہی ہے کہ تحریک انصاف پہ کیونکہ اس طرح کی پابندی نہیں ہے، پنجاب میں ان کو اس طرح کے جلسے کی اجازت مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی، کے پی کے اندر وہ جلسے کر دیتے ہیں، لیکن کراچی شہر میں یا سندھ کے اندر نہ صرف وہ اپنے مظاہرے کرتے ہیں بلکہ اپنے جلسوں کا بھی انعقاد کر رہے ہیں۔ تو اب میری اطلاعات یہ ہے کہ سندھ میں حیدرآباد کے اندر ان کا جلسہ اگلے ہفتے کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک اور جلسہ کراچی شہر کے اندر ہو رہا ہے جس میں ان کی مرکزی قیادت آنے والی ہے۔ اب آئیے دونوں کے کمپیریزن پر، دونوں کا کمپیریزن ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان پر، ایم کیو ایم لندن پر تو ظاہر پابندی ہے، آفاق احمد صاحب پر بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ بڑا اہم نقطہ میں آپ کو دینے والا ہوں، ذرا سا خبر کو سمجھیے گا، اور میں بڑی اہم اطلاع آپ کو دینے والا ہوں۔ یہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ ہے، دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود جو ہے وہ بڑی مشکل سے کچھ جگہوں پر اسپیشل پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کیا یہاں پر جلسے کے لیے ڈی سی سے پرمیشن لی تھی یا پرمیشن کے بغیر انہوں نے جلسہ کر لیا؟ تو ان کو کیسے اجازت ملی؟ ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ 8 تاریخ کو تھا، 7 تاریخ کو 9 بجے تک ایم کیو ایم پاکستان کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی تیاریاں بھی مکمل نہیں تھی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں ایک رات پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ ایم کیو ایم پاکستان کو بڑی مشکلوں سے رات گئے ڈی سی نے اجازت دی، اور قریباً یہ وقت 10 بجے کے بعد ان کو اجازت ملی ہے، اور 10 بجے کے بعد انہوں نے اپنا اسٹیج کرنا شروع کیا، اور دوسری طرف تحریک انصاف کو جو ہے اس سے پہلے ہی اجازت مل چکی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ اسی دن ایک بہت بڑی شادی بھی یہاں پر تھی، اور اس شادی میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، شاید اس وجہ سے تحریک انصاف پر نظر کرم نہ ہو۔ مگر اس وقت جو ایم کیو ایم فیکٹرز ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، ایم کیو ایم لندن ہو، آفاق احمد صاحب کو، انہیں تو دفعہ 144 کے تحت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بڑی مشکل سے این او سی ملتی ہے آفاق احمد صاحب کے بھی سامنے۔ لیکن تحریک انصاف کو این او سی بھی ملی ہے، این او سی کے ساتھ ساتھ ان کو جلسہ بھی ملا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں سائن کر رہی ہیں یہ آپ کے سامنے، لیکن میں کیونکہ ظاہر ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے اس وقت خبر دے رہا تھا تو ایک اور خبر دینا تو میں بھول ہی گیا، اور وہ بڑا اہم نقطہ اور بڑی اہم خبر یہ تھی، بڑی اہم خبر یہ تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان میں جو اختلافات چل رہے تھے، اور جلسے میں انیس قیوم خانی صاحب نے کہا تھا کہ سب آئیں گے، انیس قیوم خانی صاحب خود نہیں آئے، اور ان کا جو فلائٹ دبئی سے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید
ان کی آمد جو ہے وہ 1 بجے کے بعد ہوئی، یعنی کہ باقاعدہ یہ طے تھا کہ جلسہ 12 بجے تک ختم ہوگا اور ان کی آمد 1 بجے کے بعد یہ کہی جا رہی ہے۔ یہ ابھی تک میں کنفرمیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میرے پاس اس کی خبر کی تصدیق آ جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور بہت سارے لوگوں کا جو کہنا یہ ہے کہ شاید انیس قیوم خانی صاحب کراچی آ چکے ہیں، اب اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میرا رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہوا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جلسے کے بعد وہ فیکٹر کہ جو کہ ایم کیو ایم کے پاکستان کے خلاف تھا اور جس پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر پی ایس پی کی سپورٹ ہے، اور بعد میں انیس قیوم خانی صاحب نے اسی طرح کی گفتگو بعد میں کی، علاقوں میں مختلف جگہ جا کر انہوں نے خطاب بھی کیے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ سوشل میڈیا پیجز پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ فیکٹر دوبارہ سے آج صبح سے ایکٹیو ہو چکا ہے۔